नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताने वाले हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो आपको बता दें, संक्रमितों की संख्या यहाँ पे 30,000 के पास हो चुकी है। तो आपको बता दें, 21 दिन तक अनिवार्य क्वारंटाइन में रहना होगा। तो आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,030 हो चुकी है। मंगलवार को गुजरात में 164, राजस्थान में 63, तमिलनाडु में 121, आंध्र प्रदेश में 82 समेत 550 से ज़्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। पंजाब में आज कोई नया केस नहीं मिला, लेकिन राज्य में संक्रमण और नए फैलने, इसलिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दूसरे देशों से आने वाले को 21 दिन तक क्वारंटाइन करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, ये आंकड़े COVID-19 से लिया गया है। राज्य सरकार से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 29,405 संक्रमित हैं। इनमें से 21,000 का इलाज चल रहा है और वहीं 6,800 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं 934 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, फिच ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 0.8% की कटौती की, अब तक की सबसे कम वृद्धि का अनुमान। तो आपको बता दें, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 0.8% की कटौती की है, जो अब तक की सबसे वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। यह कटौती COVID-19 महामारी और इससे रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के प्रभाव के मद्देनजर है। एजेंसी का कहना है कि महामारी से पहले 5.6% के हमारे पूर्वानुमान से काफ़ी कम है। तो वहीं आपको बता दें, एजेंसी के मुताबिक 2021 और 22 में विकास दर 6.7% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संकट राजकोषीय और वित्तीय क्षेत्र के तनाव बढ़ सकते हैं। साथ ही मीडियम टर्म में देश की विकास की संभावना को ठेस पहुंच सकती है। फिच का अनुमान IMF ने 1.9% और विश्व बैंक ने 1.5 से 2.5% का अनुमान से कम है। यह फिच समूह की ही कंपनी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के प्रतिशत के अनुमान से विपरीत भी है। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने कहा, लॉकडाउन जारी नहीं रख सकते, इससे हमारी इकोनॉमी तबाह होने का खतरा बढ़ सकता है। तो आपको बता दें, दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 30,80,014 लोग संक्रमित हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लाख अभी ठीक हो चुके हैं। फ्रांस सरकार लॉकडाउन हटाने जा रही है। पुर्तगाल ने भी यही फैसला किया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडुआर्ड फिलिप का कहना है कि फिलहाल जैसे हालात हैं वैसे तो जंग के वक्त नहीं रहे। दूसरी तरफ यूरोप की एक रिसर्च में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन अगले साल के आखिर तक आना मुश्किल है। तो आपको बता दें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंगलवार को संक्रमण से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन, करीब 11,000 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दे दी है। यह रकम बीमारी की रोकथाम और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च होगी। ADB के तहत अध्यक्ष मात्सुको अस्कावा ने कहा है कि इस चुनौती से निपटने के लिए भारत का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, यूपी के भाजपा विधायक ने कहा, कोरोना संक्रमण से अगर बचना है तो मुस्लिम सब्जी वालों से सामान न खरीदें। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक ने कोरोना संक्रमण और मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान दिया है। देवरिया के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी ने कहा है कि लोग मुस्लिम सब्जी वालों से सब्जी न खरीदें। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से लोग संक्रमण से बच सकते हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अब तक 1900 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इसमें 1000 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 33 लोगों की जान संक्रमण की वजह से जा चुकी है। तो आगे देखते हैं कि विधायक ने क्या कहा। तो आपको बता दें, सुरेश तिवारी ने बताया कि मुस्लिम सब्जी वालों किससे सामान खरीदने से बचे, क्योंकि वे अपनी सब्जी पर पहले ही थूक चुके होते हैं और फिर उसे बेचते। क्षेत्र में जब यह दौरा कर रहा था तब ये सारी बातें मुझे पता चली और इसके बाद मैंने लोगों को मुस्लिमों से सब्जी लेने के लिए मना कर दिया। इसके बाद लोगों ने मुस्लिम सब्जी वालों से खरीदारी न करने की बात कही। अब लोग कह रहे हैं कि विधायक ने ऐसा क्या कह दिया, हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैंने गलत क्या कहा, इतना बड़ा मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, ऐसा सुरेश तिवारी जी ने कहा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, शोपिया में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पिछले 11 दिनों में 16 आतंकी ढेर। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपिया में मंगलवार को सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया।
अधिकारियों सूत्रों के मुताबिक शोपियों ने जैनपोरा इलाके में आतंकियों को छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। जवान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मार गया। मुठभेड़ में अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, कश्मीर में पिछले 11 दिनों में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। इसमें से अब तक 15 आतंकी मारे जा चुके हैं और एक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस दौरान 3 जवान शहीद हुए और 2 घायल हो चुके हैं। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, सूरत के डायमंड बोर्स में प्रवासी मजदूर ने पथराव किया। कहा खाना नहीं मिल रहा है, हमें वापस घर भेजा जाए। तो आपको बता दें, खाजोड़ में तैयार की जा रही एशिया की सबसे बड़ी डायमंड बोर्स में काम कर रहे मजदूरों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। लॉकडाउन के बावजूद काम के लिए जाने से मजदूर में गुस्सा है। मजदूरों ने बोर्स में कार्यालय पर पथराव तथा तोड़फोड़ कर दी। मजदूर ने आरोप लगाया कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों ने कहा कि उन्हें घर भेज दिया जाए। यहाँ पर करीब 4000 मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों को पुलिस ने समझा बुझा कर शांत किया। इसके बाद मजदूर धरने पर बैठ गए। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, सीबीडीटी ने 3 राजस्व अधिकारियों को नोटिस दिया। कहा गलत तरीके से रिपोर्ट बनाई, इससे करदाताओं में डर पैदा हुआ। तो आपको बता दें, सुपर रिच करदाताओं और विदेशी कंपनियों से ज्यादा टैक्स की वसूली की सिफारिश के मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने 3 वरिष्ठ राजस्व अधिकारी को नोटिस दिया। बोर्ड के अनुसार इन अधिकारियों ने अनिर्धारित रूप से टैक्स बढ़ाने की रिपोर्ट बनाई और युवा साथियों को गुमराह किया। इससे करदाताओं के बीच डर की स्थिति बन गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स अधिकारियों ने कोरोना से लड़ाई में शॉर्ट और मीडियम टर्म के नकदी का इंतजाम करने के लिए सुझाव दिए हैं। तो आपको बता दें कि अल्ट्रा रिच के 2 उपाय दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पहला, सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा आय वालों के लिए अधिकतम कर के स्लैब को मौजूदा 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाए। दूसरा, जिनकी नेट वेल्थ 5 करोड़ रुपये या उससे ज़्यादा है उन पर वेल्थ टैक्स फिर से लगाया जाए। ग्रुप ने मीडियम टर्म 9 से 12 माह में ज़्यादा राजस्व जुटाने का देश में कारोबार कर विदेशी कंपनियों पर सरचार्ज बढ़ाने का सुझाव दिया है। मौजूदा समय में विदेशी कंपनियों पर 1 से 10 करोड़ पर 2% और 10 करोड़ से ज़्यादा की कमाई पर 5% का टैक्स लगाने के लिए कहा गया है। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, न्यूज़ चैनल के एडिटर अर्नब गोस्वामी से पुलिस ने की 12 घंटे की पूछताछ। तो आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कमेंट के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से पुलिस ने 12.5 घंटे की पूछताछ की है। अर्नब के मुताबिक सेंट्रल मुंबई ने एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन से सोमवार सुबह 9:30 बजे सवाल जवाब शुरू किए। रात करीब 10 बजे तक यह सिलसिला चला। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता ने अर्नब के खिलाफ केस किया है। अर्नब पर आरोप है कि उन्होंने पालघर मॉब लिंचिंग मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ कमेंट पर उनकी मानहानि की है। तो आपको बता दें, अर्नब ने सोनिया के खिलाफ क्या कहा था। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 संते और उनके ड्राइवर की हत्या के मामले में अर्नब ने 16 अप्रैल की टीवी शो में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन से कहा था कि अगर किसी पादरी की हत्या होती तो आपकी पार्टी और आपकी पार्टी की रोम से आई हुई इटली वाली सोनिया गांधी बिल्कुल चुप नहीं रहती। अर्नब ने कहा, सोनिया गांधी तो खुश हैं, वे इटली में रिपोर्ट भेजेंगी कि देखो जहां पर मैंने सरकार बनाई है वहां पर हिंदू संतों को मरवा रही हूँ, वहां से उन्हें वाहवाही मिलेगी। लोग कहेंगे कि वाह सोनिया गांधी ने अच्छा किया। इन लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज प्रमोद कृष्णन को बता दिया जाना चाहिए कि हिंदू चुप रहेंगे। पूरा भारत भी यही पूछ रहा है कि बोलने का समय आ गया है। तो आपको बता दें, अर्नब ने कहा कि बयान पर कायम कुछ गलत नहीं कहा। पुलिस पूछताछ के बाद अर्नब ने कहा है कि मैंने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा है, पुलिस इससे संतुष्ट थी, तथ्य और सबूत पेश कर दिए हैं, हकीकत सामने आ जाएगी। हम पर कोई दबाव नहीं है, हम पालघर मॉब लिंचिंग मामले में और काम करेंगे। मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सही कहा। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ बढ़िया काम कर रही टीम 11, सीएम योगी ने दी शाबाशी। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना केस को देखने के लिए अलग से बनाई गई अधिकारियों की टीम यानी कि टीम 11 के साथ मंगलवार को एक बैठक की। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम करने वालों को
सराहना की है। तो आपको बता दें सीएम ने कहा है कि जनता के बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा के 11,000 प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश वापस लाकर तत्काल उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करा गया है। सीएम योगी ने इस मौके पर कोटा से वापस लाए गए छात्रों से भी चर्चा की। तो आपको बता दें सीएम ने कहा कि कोटा से 11,000 प्रतियोगी छात्र छात्राओं को वापस लाया गया है। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उनके घर में होम क्वारंटाइन किया गया है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में रह रहे 10,000 प्रतियोगी छात्रों को भी मेडिकल चेकअप के बाद उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें मई तक भारत में बनेंगे टेस्टिंग किट, रोज होंगे 1 लाख टेस्ट, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। तो आपको बता दें कोरोना वायरस महामारी की जांच के लिए चीन से मंगवाई गई टेस्टिंग किट ने धोखा दिया है। इसके बाद अब भारत में यह टेस्टिंग किट बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र स्वास्थ्य डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंगलवार को इस मामले में एक रिव्यू बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही हम टेस्टिंग किट बना लेंगे, जिसके बाद एक दिन में 1 लाख टेस्ट किए जा सकेंगे। तो बता दें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी समेत अन्य संगठनों के साथ चर्चा के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वैक्सीन को बनाने पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स सीक्वेंसिंग को लेकर भी स्टडी शुरू कर दी गई है। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।